इसने सूदे हुए कुत्ते की तरह मेरी बात मान ली। हम दोनों एक साइकिल रिक्शा पर सवार होकर करीमगंज की तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद मैंने सवाल किया, वहाँ कितने आदमी होंगे? सिर्फ दो आदमी पहरा दे रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तेरी जान ले लूँगा। नहीं खान, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। जो लोग पहरे पर हैं वो भी बस ऐसे ही हैं, लड़ने भिड़ने वाले बंदे नहीं हैं। 2 क्या 10 भी हूँ तो मुझे परवाह नहीं है। मेरा अल्लाह मेरा मुहाफिज है। मैं तुम जैसा घिनौना काम नहीं करता। मैं जिहाद कर रहा हूँ, वतन की हिफाजत के लिए जिहाद, और खुदा इस काम में मेरा मददगार है। समझे खबीस? इसने जवाब नहीं दिया और खामोशी से उंगलियों को मरोड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जहनी खलजान में मुब्तला हो। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली और दिल ही दिल में हालात की सितम ज़रीफ़ी को कोसने लगा। मैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हालात पर गौर कर रहा था। जहन में खतरे ने सर उभारा। आते वक्त जब 3 आदमियों को नकारा बना कर आया था, इनमें से 2 बेशक हिलजुल नहीं सकते थे, लेकिन तीसरा तो वहाँ से निकल सकता था। अगर इसने किसी तेज़ रफ्तार सवारी का इंतज़ाम कर लिया तो मेरे लिए परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। मैं तो शेर के भट्ट में छलांग लगाने निकल पड़ा था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वहाँ सब बेखबर होंगे। लेकिन अगर इन्हें पता लग गया तो वो मेरा इस्तकबाल पूरी तरह करेंगे। ज़हन में सिरसिराते वसवसे ने मुझे सवाल करने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, ओए क्या नाम है तेरा? शराफत शेख। गलत, तेरा नाम जलालत शेख होना चाहिए। इसने जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर पूछा, तो मियाँ शराफत ये बताओ, वहाँ मोटर बाइक या कार भी तो है जहाँ से हम आ रहे हैं? नहीं जी, सिर्फ 2 मोटरसाइकिल हैं। नहीं जी, मैंने ज़ेरे लब बिड़बिड़ा कर कहा। अगर तेज़ रफ्तारी से वो चाहे तो मुझसे पहले पहुँच सकता है। साइकिल तेज़ रफ्तार होती है। फिर मैंने खदशे को ज़हन से झटक दिया। इसका पंजा उखड़ चुका था। एक हाथ से बैलेंस कायम रखते हुए सफ़र करना आसान नहीं था, जबकि दूसरे हाथ में तकलीफ़ हो। कोई कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, साइकिल के उछलने से पैदा होने वाली तकलीफ़ का मुकाबला नहीं कर सकता। वो जिसका हाथ टूट गया था, इसका क्या नाम है? मैंने पूछा। कालू। कालू साइकिल चला सकता है? नहीं। इसके जवाब ने मुझे मुतमईन कर दिया और मैं आइंदा के लाया अमल पर गौर करने लगा। मेरी यकसुई शराफत की आवाज़ पर तार तार हो गई। वो रक्शे वाले को एक घर के सामने रुकवा चुका था। चल लोए, रक्शे वाले को पैसे दे दे, मैंने हुक्म दिया। शराफत शेख ने शराफत से पैसे निकाल कर दे दिए और आगे बढ़ गया। इसके पीछे पीछे मैं भी अंदर दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी। ऐसा लगता था जैसे मेरे दाएं कांधे पर पहाड़ की चट्टान टूट कर गिर पड़ी हो। चोट इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं खड़ा न रह सका और बैठता चला गया। कोई पहले से दरवाजे की आड़ में खड़ा था, जिसने किसी वजनी चीज़ से वार किया था। चोट खाते ही मैं दुम टूटे सांप की तरह फुर्ती से उस पर जा पड़ा। मैंने अंदाजे से छलांग लगाई थी, फिर भी कामयाबी ने कदम चूम ली। उस शख्स की गर्दन मेरे शिकंजे में आ गई। मैंने अपने सर से इसके सर को टकरा दिया। भट्ट की आवाज़ के साथ मेरी पेशानी पर चिंचाहट सी महसूस हुई। मैंने इसे छोड़ दिया। वो मरी हुई छिपकली की तरह पट से गिर गया। साले तूने मार दिया, किसी ने पीछे से मेरी कमर पर लात मारते हुए कहा। मैं डगमगा गया। अब तू भी इसके पास पहुँच जा, कहते हुए मैंने पूरी कुव्वत से हाथ घुमा दिया। मेरा हाथ भारी हथौड़े की तरह इसकी गर्दन पर पड़ा। कट की आवाज़ आई और वो भी पट से गिर गया। सब मिलकर घेरो, किसी की ललकार सुनाई दी। मैं तो पहले ही होशियार था। फ़ौरन लंबी छलांग लगाकर कमरे के वस्त में जा पहुंचा। आओ आओ कहते हुए मैंने ललकारा। कमरे में 10-12 आदमी थे। इनमें एक शनासा चेहरा था, वही कालू जिसकी कलाई का जोड़ खोल दिया था। वो टूटे हुए हाथ के साथ ही वहाँ पहुँच गया था। सबको होशियार करके मोर्चा बंद हो जाने पर तैयार कर दिया था। इसके जानिब देखते ही मैंने कहा, क्यों बेटे कालू, एक हाथ दबाकर भी चैन नहीं मिला? इस बार पैर खुलवाने आए हो? अपनी ज़िंदगी की खैर मनाओ, कहते हुए एक आदमी ने मुझ पर छलांग लगाई। इसे हाथ पर संभाल कर मैंने हवा में उछाल दिया, लेकिन इसे ज़मीन पर गिरने से पहले ही रोक लिया। मेरी ताकत का ये मुजाहिरा उन्हें हैरान न कर सका और कई आदमी बैक वक्त लपके। मैंने फुर्ती से इसे ज़मीन पर गिरा दिया और इसके पैर को पकड़कर मगदर की तरह घुमाने लगा। मेरी तरफ बढ़ने वाले इसकी गर्दिश करते जिस्म से उलझ उलझ कर गिरते चले गए। इसका जिस्म गुर्ज की तरह इनसे टकराया था। किसी का सर फटता तो कोई बाजू उतरवा कर करा रहा था। मैंने मखसूस अंदाज में झटका देकर इसके पैर के जोड़ उखाड़ दिए और फिर इसे कालू की तरफ उछाल दिया। इससे फुर्सत पाकर मैं इन सब की तरफ लपका जो एक जानिब खड़े तमाशा देख रहे थे। इनमें से एक का हाथ पकड़कर झटका दिया और फौरन दूसरे की तरफ लपका। मुझे अपनी तरफ बढ़ते देखकर इसने दरवाजे के करीब पड़ा धान सा उठा लिया। दरवाजे में लगाने वाली मोटी लकड़ी को देखते ही मैंने समझ लिया कि इसी ढांचे से मेरे कांधे को निशाना बनाया गया था। मैंने ढांचे की परवाह न करते हुए इस पर छलांग लगा दी। इसने ढांचा घुमा तो दिया था, लेकिन मेरी चाल ने इसे नाकाम बना दिया था, क्योंकि मैंने रास्ते में ही अपने आप को रोक लिया था। नतीजतन वो अपने ही जोर में फिरकी की तरह घूम गया। इस कलील वक्फे का फ़ायदा उठाते
हुए मैंने पूरी कुव्वत से इसके पेट में घोंसा मारा। मेरे एक ही घोंसे ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए। वो पेट पकड़ कर डकारने लगा था, लेकिन मैंने इसकी जानिब तवज्जो नहीं दी और दूसरे की जानिब घूम गया। वो शायद अजली बुज़दिल था, इस तरह थर थर कांपने लगा था जैसे इसे सर्दी लगने लगी हो। मेरे पास तरस खाने का वक़्त नहीं था, इसलिए इसकी हालत को नज़रअंदाज करते हुए मैंने कहा, फटाफट बताओ फरीदा को कहाँ रखा गया है? कौन फरीदा? इसने अनजान बनकर पूछा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठहर अभी बताता हूँ, कहते हुए मैंने आगे बढ़कर तमाचा घुमा दिया। चटाह की आवाज़ के साथ ही मेरी गरजदार आवाज़ गूंजी। अब याद आया, मेरा तमाचा कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार था। होंठ फटकर खून आलूद हो गए। वो खून थूक कर मुझे कहर आलूद नज़रों से घूरने लगा। इसके अंदाज ने मुझे मज़ीद भड़का दिया। मैंने दूसरे गाल पर तमाचा दे मारा। बोल जल्दी बोल, कहाँ रखा है इसे? वो चिटिया गाँव में है। किस इलाके में? हाली शहर। इसे हाली शहर कॉलोनी में रखा गया है। फिर ये मुझे यहाँ क्यों ले आया? ये हमारा हेडक्वार्टर है। वो तुम्हें फंसाने लाया था। सेठ ने तुम पर इनाम रखा है पूरे 10,000 रुपये। तेरा सेठ है कहाँ? हाली शहर में। चल मुझे ले चल। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। वो मेरे पूरे ख़ानदान को फांसी देकर लटका देगा। ऐसा कर, मुझे दूर से वो मकान दिखा दे, ये लोग बता देंगे। इसने अपने साथियों की जानिब इशारा किया। ये सब बेहोश है। मैंने जवाब दिया, साले अगर बाहर कदम निकाला तो कब्र से भी उखाड़ लाऊंगा। जिसकी मैंने कोहनी का जोड़ उखाड़ा था वो बोल पड़ा, तूने खुद अपनी तबाही को आवाज़ दी है। अगर खामोश रह जाता तो मैं तुझे माफ़ कर देता, लेकिन अब नहीं। ये कहते हुए मैंने एक छलांग लगा दी। वो भी गज़ब का फुर्तीला और जीदार था। एक हाथ से मुझे रोक कर इसने मेरा गला पकड़ लिया। इसका फौलादी पंजा मेरे नरखरे को दबाए दे रहा था। मैंने झटका दिया। पंजे से तो छूट गया, लेकिन नई मुसीबत गले पड़ गई। हाँ, वो मुसीबत मेरे गले में ही पड़ गई थी। इस हरामखोर ने मेरे गले को दोनों पैरों में जकड़ लिया था। मेरा सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा था। जिच होकर मैंने औरतों वाला हरबा आजमा दिया। अपनी 32 दांत इसकी पिंडली में गाड़ दिए। मेरा ये हरबा काम कर गया। इसकी जैकेट ढीली पड़ गई और मैं उछल कर दूर हट गया। सांसें दुरुस्त करने के बाद इसकी जानिब फिर लपका ही था कि हैरत ने मेरे कदमों को जकड़ लिया। इस पर जान कुनी की कैफियत तारी हो गई और मुंह से नीला नीला लुआब निकल रहा था, गोया जहरीले नाग ने डस लिया हो। एकदम मेरे जहन में जंगली बूढ़े के अल्फाज गूंजे, तू इंसान शक्ल में जहरीला सांप बन गया है। चलिए बाहर चलिए, कालू ने कांपते हुए कहा। मैं आपको हाली शहर पहुंचा दूंगा। इसके साथ मैं बाहर निकल गया। कुछ दूर जाते ही एक ऑटो रिक्शा नजर आया। इसे रोककर हम दोनों बैठ गए। ऑटो रिक्शा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। इससे भी ज़्यादा तेज़ मेरा जहन दौड़ रहा था। फरीदा की बेबसी पर मेरा दिल रो रहा था। बेचारी खामखा जाल में जा गिरी। इसे बाहर निकालने में जितनी कोशिश कर रहा था, अब तक सब ला हासिल हो रही थी। साहिब, वो वाली बिल्डिंग है। कुल्लू की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। तुम जाओगे? मैंने ऑटो रिक्शे से नीचे कदम रखते हुए पूछा। जी नहीं, इसने साफ इनकार कर दिया। तुम यहीं रहना, कहते हुए मैंने कदम बढ़ा दिए। इमारत के बड़े दरवाजे पर मैंने हल्का सा दबाव डाला। दरवाज़ा बेआवाज़ खुलता चला गया। कंपाउंड में कदम रखते ही मैंने तेज़ नज़रों से अतराफ का जायजा लिया। क्यारियों में खुश रंग फूल खिले थे। गेट से कुछ हटकर आम और कटहल के पेड़ थे। छोटे छोटे कटहल शाखों से लटके हुए थे। आम के पेड़ पर बोर आ गया था। नन्हे नन्हे सफ़ेद फूल बहुत भले लग रहे थे। मैंने एक नज़र में पूरी इमारत का जायजा ले लिया था। अंदर दाखिल होने का फ़कत एक ही रास्ता था और वो शीशम की लकड़ी से बना मजबूत दरवाज़ा था। मैं बेखौफ होकर इसकी तरफ बढ़ा। पहली दस्तक में ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोला था एक नौजवान ने। चेहरे से वो भी तालिब इल्म नज़र आ रहा था। दरवाज़ा खोलकर वो एक जानिब हट गया। मैंने एक नज़र इसकी जानिब देखा। वो आगे बढ़ता चला गया। वो इमारत कदीम गुज़ागी थी, लेकिन अंदर से नहायत रास्ता और मुज़य्यन थी। छत और दीवारों पर नफीस रंगो रोगन किया हुआ था। राहदारी पार करके मैं इस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया, जिससे तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ रही थी। मैंने झांक कर देखा। अंदर 5 नौजवान बैठे थे और एक शख्स दरवाजे की तरफ पीठ किए खड़ा था। कद काट चुगली खा रहा था कि वो सन्याल है। फ़ौरन तायद भी हो गई। वो मुड़ा था। इसके हाथों में एक नक्शा था, मशरक़ी पाकिस्तान का नक्शा। वो कुछ कहना चाहता था कि इसे मेरा साया नजर आ गया। कौन है वहाँ? इसने पूछा। मैं हूँ तुम्हारी मौत, मैंने कहा और इसके सामने चला गया। बहुत जान है, अब तक जिंदा हो। मौत को भी मौत आती है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मेरे जवाब ने इसके चेहरे पर गुस्से की झलक पैदा कर दी, लेकिन इसने फ़ौरन अपने आप पर काबू पा लिया और मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, जब आ गए हो तो इनसे भी मिल लो। ये सिराज है, हमारे प्रोपेगेंडा सेक्शन का इंचार्ज, कलम का धनी। लोग कहते हैं इसके कलम से अरस्तू का फ़लसफ़ा, तजुर्बा, मार्क्स का इल्म और मंसूर का जज्बा रोशनाई बनकर निकलता है। इसके मज़ामीन तुमने भी पढ़े होंगे। इसको निकालने के लिए मैंने 2 साल तक कोलकाता में रखा है। यही वजह है कि इसका फ़न हमारे मिशन को 4 चांद लगा रहा है। इस्लाम की रेटे लगाने वाले भी इसके नज़रिए की तायीद करने लगे हैं। और ये सुभाष दत्त
उर्फ ऐनुल हक मौलवी ऐनुल हक साल के 12 महीने चिल्ले करता है। तबलीगी जमात के साथ साथ नगर नगर घूमकर लोगों को राहे हक की हिदायत देता है। मेरे मिशन के रूह रवान नौजवानों में से एक है। तबलीगी दौरे के दौरान मुख्तलिफ मस्जिदों में फ़न ख़ताबत का भी कमाल दिखाता है। 20 साल से तुम मगरबी पाकिस्तानियों ने जो जंजीरें डाल रखी हैं, यहाँ वालों की नज़र में इसे ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये है रतन सरकार, मुकामी अखबार का मुदैयर और सिराज का दस्तरास्त। अपने अखबार के ज़रिए हज़ारों मील दूर इस्लामाबाद में बैठकर हुक्म चलाने वालों के चेहरे नंगे कर रहा है। और वाह, तुमने तो नादर हीरे जमा कर रखे हैं। इसकी बात को काटते हुए तंजिया अंदाज में मैंने कहा, ज़रूर बाकी दोनों भी कोलकाता के पास किए हुए हैं। बाकी दोनों ही नहीं, मेरे सारे हीरो की तराश खराश कोलकाता में हुई है। मेरे कई मोहसिन वहाँ हैं जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाने में पूरी मदद दे रहे हैं। इसने मुस्कुराते हुए कहा, बदले में तुम इन्हें क्या दे रहे हो? मैंने पूछा। हमारे पास है ही क्या, विश्व कोई रविंद्रनाथ टैगोर के सुनार बंगला, महान कोई जीवन आनंद के रोपशी बंगला, वेदर कोई नजरुल इस्लाम के बांग्लादेश को तो तुमने खाली डब्बा बना दिया है। पटसन हम पैदा करते हैं, माल तुम खाते हो। हमारे पास बचा ही क्या है? ऐसे नाजुक मौके पर औरतों ने अपनी गोद बढ़ा दी है, बदले में हम लड़कियां भेज देते हैं। वाह, बहुत खूब, अच्छे बही ख्वाह हो, अपनी इज्जत का सौदा कर रहे हो और दावा है सरजमीन की खिदमत का। लड़कियां हम अपने दुश्मनों को भेजते हैं। यहाँ के जलील लोग तो हमारे गुलाम हुआ करते थे, इनकी आंखें तुमने खुलवाई हैं, पाकिस्तान बनाकर इन्हें सर पर चढ़ा लिया है। इनकी औकात बता देना हमारा फ़र्ज़ है। सुन रहे हो सिराज? मैंने इसके प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी को मुखातिब किया। तुम सब इसके जूते की खाक हो। ये गलत तो नहीं कह रहा है, ये भी तुमने सिखाई है। तुम्हारे मगरबी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है क्या? पंजाब के जागीरदार अपने मुजारियों को अपना गुलाम नहीं समझते? क्या सरहद में आज भी पश्तीनी गुलाम नहीं हैं? क्या बलूचिस्तान ज़रख़रीद गुलामों से खाली हो गया है? क्या सिंध के वडेरे भी हारियों की इज्जत से नहीं खेलते? क्या उन्होंने ये कानून नहीं बना रखा है कि सिवाय वडेरों की औरतों के किसी की औरतें पर्देदार सवारियों में नहीं जाती? जवाब दो, क्या मैं गलत कहता हूँ? सिराज ने तकरीर के अंदाज में कहा। क्या सही है और क्या गलत मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा बचपन सरहद के एक दूर अफ्तादा गाँव में गुजरा है और जवानी ढाके में गुजर रही है, इसलिए मेरा इल्म महदूद है। मैंने एतराफ़ किया। छोड़ो इन बातों को, कहो कैसे आए? फरीदा को आज़ाद कराने आए हो ना, लेकिन क्या किया जाए, तुम्हारे आने में देर हो गई। मैंने आज सुबह ही हल्दी पाउडर से इसे कोलकाता भेज दिया है, वो कोलकाता पहुंच जाएगी कल। हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। गमो गुस्से से मैं उबल पड़ा। तुम सब वैम्पायर हो, खून पीना तो तुम्हारी खसलत है। जितने भी मुसलमान हैं मैं सबको वैम्पायर कहता हूँ। हमारे भगवान तक को खा जाने वाली अफरियत है मुसलमानों में। कभी महमूद गजनवी बनकर खून पीते हो, कभी औरंगजेब बनकर। इसका बदला मैं एक एक मुसलमान से लूँगा। पहले तुमसे तो मुल्क आज़ाद करा लूँ, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कहते हुए मैंने इसकी जानिब कदम बढ़ाए। बहुत जान है, इसने अपने मखसूस अंदाज में कहा और फिर अपने साथियों से बोला, कुछ खातिरदारी ढाका में हुई थी और बाकी तुम कर दो। वो सब मुझे घेरने के लिए आगे बढ़े। इसके अंदाज ने बता दिया कि वो लोग जंगो जदल के मैदान में कोरे हैं। इनकी नादानी का मैंने फ़ायदा उठा लिया। सामने वाले के गले पर हाथ रखकर धक्का देते हुए दूसरे का कॉलर पकड़कर खींचा और तीसरे के पेट पर ज़ोरदार घोंसा जड़ दिया। मेरे चारों आज़ा यानी दोनों हाथ पैर यकसां रफ्तार से चल रहे थे। देखते ही देखते वो सब ज़मीन बोझ हो गए। इनसे निमट कर मैंने देखा तो मेरा असल शिकार गायब था। बाजी पलटते देखकर वो फरार हो गया था। इस भगोड़े का गुस्सा उतारने के लिए मैंने ज़ख्मों से चूर चारों गद्दार वतन के हाथों और पैरों को मखसूस अंदाज में झटके देकर जोड़ तोड़ खोल दिए और फिर बाहर निकल आया। इस वक्त मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। दिल चाह रहा था कि पूरे शहर को उजाड़ दूँ, एक एक शख्स के जोड़ खोल दूँ, सबको अपाहिज बना दूँ, मासूम फरीदा और इसके बच्चे का बदला हर हिंदू से लूँ। लेकिन मैंने गुस्से की आग पर अकल का पानी छिड़क कर भड़कते शोलों को सर्द कर दिया और ठंडे दिमाग से इसे फिर से ढूंढने के लिए राहें तलाश करने लगा। यकायक मुझे कुल्लू का ख्याल आया। वो तो कनाई की गैंग का है, इसे ज़रूर मालूम होगा कि कनाई सनियाल कहाँ छुप सकता है। इसे ढूंढने बाहर निकला था कि दरवाजे पर पुलिस के सिपाही नजर आए। इनके अकब में एक एएसआई भी था। मुझे देखते ही इसने पिस्तौल निकाल लिया। हैंड्स अप, हाथ उठाओ, कानून की पासदारी करना हर मुहिब्बे वतन का फ़र्ज़ है। मैंने भी कानून के नाम पर हाथ उठा दिए। मोहतात अंदाज में मुझे जद पर लेकर वो सब आगे बढ़ने लगे। इनके तेवर ख़तरनाक थे, फिर भी मैं अपनी जगह साकित था। वर्दी का पास करना मेरी फितरत में शामिल था, इसलिए खामोश था। एएसआई ने नज़दीक पहुंचते ही पिस्तौल की नाल से धकेलते हुए कहा, चलो अंदर चलो। मैं चूँ चरा किए बगैर अंदर मुड़ गया। गुलियारे को पार करते ही इसने खुले हुए दरवाजे में दाखिल होने का हुक्म दिया। मैं जानता था अंदर दाखिल होते ही वो सब मेरे शिकारों को देख लेंगे और नई उलझन पैदा हो जाएगी, लेकिन मुफर की कोई सूरत भी नज़र नहीं आती थी, इसलिए मैंने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए।
मेरे पीछे एएसआई और सिपाही दाखिल हो गए। अंदर का मंजर देखते ही एएसआई चौंक पड़ा। ये सब क्या है, इसने पूछा। गद्दारों को हल्की सी सजा दी है मैंने। ओए, अंदर इक़दाम कत्ल और बाहर कत्ल, गिरफ्तार कर लो इसे। एएसआई ने सिपाहियों को हुक्म दिया। क्या बाहर कत्ल हुआ है? किसका कत्ल? मैंने पूछा। कुल्लू नामी गुंडे का, जिसे तुम कत्ल करके अंदर घुसे हो। वो मेरे साथ आया था। इसे किसने कत्ल कर दिया? मैंने पूछा। तुमने। हमारे पास गवाह भी है जिसने तुम्हें कत्ल करते देखा है। कौन है वो जो झूठी तोहमत लगा रहा है? मैंने तड़क कर कहा। हर कातिल यही कहता है। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे के दरमियान कमर पर हाथ रखे कनाई सनियाल खड़ा था। इसे देखते ही मैं झपटा, लेकिन सिपाहियों ने मुझे दबोच लिया। उछल कूद नुकसान पहुंचाएगी। अच्छे बच्चे उछल कूद नहीं करते। कुनाई ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। तुमने क्या समझ रखा है मैं गधा हूँ? कान खुलकर सुन लो। मेरी पहुँच हर तबके हर महकमे में है। मैं जब चाहूँ तुम्हें चियूंटी की तरह मसल दूँ। ज़ैगम के मानी समझते हो? ज़ैगम मौला अली की तलवार का नाम है, जिसका काम कुफर का सरकलम करना है। मैंने जवाब दिया। बहुत बेड़ कर रहा है। इसे फ़ौरन ले जाओ और लाकअप में इतनी धुनाई करो कि मजाज दुरुस्त हो जाए। कुनाई ने एएसआई से कहा। चल बे ओए। एएसआई ने धक्का दिया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने हाथ घुमा दिया। मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ज़ोरदार पड़ गया और इसका निचला जबड़ा टेढ़ा हो गया। इसकी भयानक शक्ल देखते ही दोनों सिपाही मुझ पर चढ़ दौड़े। इनमें से एक को मैंने उठाकर जानकुरी में मुब्तला एएसआई पर फेंक दिया और इसके सीने से टकरा गया और एक घुटी घुटी सी चीख फिजा में तैर गई। तब तक दूसरे सिपाही का डंडा मेरी पीठ पर पड़ चुका था। मैंने पलट कर इस सिपाही की गर्दन पकड़ी और इसे भी इन दोनों पर उछाल दिया। बाजी पलटते देखकर कुनाई निकल भागा था। इन तीनों को छोड़कर मैं इसकी जानिब लपका, लेकिन वो छलावा था। पल भर में नज़रों से ओझल हो गया। इसे गवाकर मैं फिर अंधेरे में भटकने पर मजबूर हो गया। फरीदा तक पहुंचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ठहरने की भी कोई जगह नहीं थी। अंदर तो पुलिस वाले हथकड़ियां लिए बैठे थे, कहीं वो बाहर निकलना है। इसी डर से मैं सड़क पर निकल आया। कुछ दूरी पर एक पेड़ के साए में बैठा एक रिक्शे वाला सुस्ता रहा था। मैं इसकी जानिब बढ़ गया कि मुझे ख्याल आया खाली पॉकेट कौन पना देगा, और मैं पलट पड़ा। लेकिन अंदर दाखिल होते ही मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। एएसआई पिस्तौल ताने खड़ा था। भागने का रास्ता नहीं था, लिहाजा मैं आगे बढ़ता चला गया। एएसआई की आंखों में नफरत के शोले थे और चेहरे पर जबड़े के दर्द का साया था। दोनों सिपाही भी इसके दाएं बाएं खड़े थे। मुझे खौफ ने घेर लिया था कि वो दर्द की शिद्दत से पागल होकर गोली भी चला सकता है। इसी ख्याल से मैंने चाल चल दी। इसके शाने की जानिब देखते हुए मैंने कहा, अरे अरे। इसने समझा कि शायद कोई इसके पास खड़ा है। वो घबरा कर पलटा ही था कि मैंने जिकंद भरी और इसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता था। जिंदगी लेने और देने का हक सिर्फ कादर मुतलक को है। मैं क्यों गुनाहगार बनता? इसलिए मैंने पिस्तौल को जेब में रख लिया। मेरी दानाई को इन लोगों ने कमजोरी समझा और मुझे गिराने की कोशिश में लग गए। रात और घुन से मारकर चट्टान गिराने की कोशिश की थी। वो समझ नहीं पाए थे कि सोमरस पीने के बाद मैं हिमालय की चट्टान बन चुका था, जिसे सर करना हर किसी के बस में नहीं था। इनके घोंसे मुझे नन्हे बच्चे के तमाचे महसूस रहे थे। फिर भी मैंने हल्का सा सबक देना जरूरी समझा और एक के मुंह पर उल्टा हाथ मार दिया। तमाचा इसके गाल से टकराया और वो पटखनी खा गया। इसे गिरते देखकर दूसरे सिपाही को जोश आ गया और वो अपने हाथ की लाठी को घुमाता मेरी तरफ बढ़ा। मैंने समझ लिया था कि वो बनोट का अच्छा खिलाड़ी है। अगर मेरी जगह कोई मामूली आदमी होता तो वो मार खा जाता, लेकिन मैं तो हर किस्म का शॉक प्रूफ था। इसलिए बनोट मेरे लिए बच्चों का खेल था। इसलिए मैंने डर बनकर खड़ा था और यही बेखौफी मेरे हक में पिछल पैरी साबित हुई, क्योंकि आम इंसानों की तरह मेरी भी दो ही आंखें थीं जो सामने मरकूज थी। मेरे पीछे कौन खड़ा है इसका एहसास तब हुआ जब मेरे सर पर भारी ज़रब पड़ी। किसी वजनी चीज़ से मेरे सर को निशाना बनाया गया। अगर मैं सोमरस पिए हुए ना होता तो यकीनन मेरा दिमाग फट गया होता। फिर भी मुझे ज़ोरदार झटका लगा। मैं लड़खड़ा गया। मुझे लड़खड़ाते देखकर सिपाही ने भी मेरे सर पर डंडा बजा दिया। दो ज़रबों ने मेरे सब्र को डगमगा दिया और मैं किसी भूखे भेड़िया की तरह सिपाही पर टूट पड़ा। मेरा घोंसा इसकी पसली से टकराया। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने खाली मटके पर घोंसा मारा है। पसली तोड़ता हुआ मेरा घोंसा इसके अंदरूनी आज़ा से टकराया था। मैंने फौरन ही अपने हाथ को बाहर खींच लिया। अपने खून आलूद हाथ को देखकर मेरे जिस्म में फरीरी सी दौड़ गई, लेकिन तवक्कुफ का वक्त था नहीं। इस वक्त मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। मैंने इसी खून आलूद हाथ का तमाचा इस आदमी के गाल पर रसीद कर दिया। इसके मुंह से तेज चीख निकली और वो बेहोश होकर तड़पते हुए सिपाही के जिस्म पर गिर पड़ा। मेरे तमांचे का एक फ़ायदा हुआ था। एएसआई का तिरछा जबड़ा अपनी असली हालत में आ गया था। इन तीनों से फुर्सत पाकर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो चारों गद्दारे वतन केंचुए की तरह पड़े आंखें पिटपिटा रहे थे। अजियत का एहसास इनके चेहरों से हुईदा था। मैंने उचटती सी नज़र डाली और कमरे का मुआयना करने लगा। इस कमरे में अलमारी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए दूसरे कमरे में पहुंचा। इस कमरे में मेरी मतलूबा शाय नजर आई। दीवार में तिजोरी जड़ी थी। इसके नज़दीक जाकर मैंने हैंडल को पकड़कर झटका दिया। शुमाई किस्मत हैंडल
उखड़ चुका था और हाथ में आ गया था। झिंझलाकर मैंने पूरी कुव्वत से घुंसा दे मारा। हाथ में चोट तो लगी, लेकिन खुशी ने तकलीफ पर काबू पा लिया। तिजोरी का क्वार्टर मुड़कर अंदर धंस गया। मैंने एक और घुंसा मारा, वो बिल्कुल तिरछा हो गया। अंदर रखे नोटों के बंडल मुझे दावत देते नजर आए। मैंने यके बाद दिगरे सारे बंडल निकाल लिए। कुछ कागजात भी नजर आए। इन्हें निकालना जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने माचिस की डिबिया अंदर रखकर एक तीली रगड़ी और इसी डिबिया के अंदर रख दिया। कागजात जलने लगे। इस कमरे में ठहरना फजूल था, इसलिए मैं बाहर निकल गया। मुझे एहसास था कनाई सनियाल चुप नहीं बैठेगा। वो पुलिस हेडक्वार्टर से मजीद नफरी ला सकता है। ऐसी हालत में मेरा वहाँ ठहरना खतरनाक था, लेकिन इसे पकड़ना भी ज़रूरी था। फरीदा और इसके बच्चे का पता लगाया जा सके। यकायक मेरे जहन में रोशनी की किरण उभरी। अब तक सामने की बात नज़र नहीं आई थी। वो चारों इसके खास आदमी थे, इनसे कोई बात पूछी जा सकती थी, खासकर सिराज से। वो तो इसका प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी था, यानी दस्तरास्त। इसे तो सनाल किनाई के छुपने की जगह मालूम होगी। जहन की रहनुमाई पाकर मैं दूसरे कमरे में पहुंच गया। वो चारों मेरे नज़दीक सांप थे, जो मेरी कौम को तवातर से डस रहे थे। इन्हें जिंदा छोड़ना बेवकूफ़ी थी, इसलिए जाते ही मैंने रतन सरकार के गले पर अपना दाहिना पाँव रख दिया। कुछ ही देर में इसकी नाक से खून की बूंदें टपक पड़ी। इसे मरते देखकर जान कुनी में मुब्तला सिराज, शबाश दत्त उर्फ ऐनुल हक और इसका साथी चीखने लगे। खौफ से इनके चेहरे जर्द हो गए। हाथ पाँव के जोड़ खुले हुए न होते तो यकीन भागने की कोशिश करते। इनकी चीखों पुकार को नज़रअंदाज करते हुए मैंने दूसरे के गले पर पाँव भी रख दिया और हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इन दोनों के बाद मैं सुभाष दत्त उर्फ ऐनुल हक की तरफ बढ़ा। मुझे अपनी जानिब बढ़ते देखकर वो गिग आया। अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो, मैं तो तकलीफ से मर रहा हूँ, जान से मत मारो। ऐनुल हक ने इल्तिजा की। तुम दोनों की मौत यकीनी है, सिर्फ एक शर्त पर बख्श दूंगा। कौन सी शर्त? सिराज ने पूछा। मुझे कनाई के छुपने की जगह बता दो। वो अपने किसी कारखाने में छुपा होगा, सिराज ने कराहते हुए कहा। कारखाना? किस चीज़ का कारखाना? मैंने फिर सवाल किया। मिशन की तकमील के लिए कसीर सरमाए की ज़रूरत है। अखराजात को पूरा करने के लिए वो कई धंधे करता है। पहला धंधा है लड़कियां अगवा करके या नौकरी का झांसा देकर कोलकाता ले जाना। वहाँ सोना गाची के तवाइफ खाने में इन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता है। इस रकम से लिटरेचर मंगवाया जाता है, जिसे हम गाँव-गाँव जाकर तकसीम करते हैं। इसने कहा। पता बताओ। मैंने हुक्म दिया और इसने मशीनी अंदाज में तीनों पते बता दिए। पता नोट करने के बाद मैंने इन दोनों को भी ख़त्म कर दिया और बाहर निकल गया। दरवाजे पर एक सिपाही की लाश पड़ी थी, जबकि दूसरा सिपाही और एएसआई गायब थे। शायद इन्हें होश आ गया था और वो दोनों भाग निकले थे। इनकी बुज़दिली पर मुस्कुराता हुआ मैं सड़क पर निकल आया। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक टैक्सी नजर आई। इसे हाथ का इशारा देकर मैंने पास बुलाया और पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठते हुए बोला, सदर बाज़ार। टैक्सी मरकज़ी शाहराह की भीड़ को चीरती हुई सदर बाज़ार की तरफ बढ़ने लगी और मैं ख्यालों में डूब गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।